हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट में। आज लेक्चर नंबर 7 रहेगा। आज क्लास नंबर 7 रहेगा आप सभी का पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंदर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे सारी अपडेट्स आप सभी को यूजीसी एनटीए नेट की और आपके पेपर 1 की सारी भी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो पाए। तो अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग क्लास नंबर 7 पे रहेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इस सीरीज के अंदर में, जहां हम लोग कंप्लीट लेक्चर देखेंगे पेपर 1 का, ऑल 10 यूनिट्स का लेक्चर्स देखेंगे हम सभी। तो उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ में। आज अपना क्लास नंबर 7 होगा। सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो आज 7th है। इससे पहले 6 क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और आप भी अपनी तैयारी को सिस्टमेटिक तरीके से करिए जैसे आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं आज क्लास नंबर 7 के साथ में। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। तो हम यहाँ पे थे, कल टॉपिक अपना चला था ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो कल हमने देखा था कि अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो दे आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अपनी एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं। पहला अपना होता है नेचुरल तरीके का और दूसरा होता है हम सभी का जो मैन मेड होता है। तो हमने देखा था कल की क्लास में कि जो भी कोई एक्टिविटी नेचुरल द्वारा होता है उसे हम लोग नेचुरल एक्टिविटीज कहते हैं, और जो भी कोई एक्टिविटीज मैन मेड यानी हम लोगों के द्वारा होता है इसे हम सभी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। कल की क्लास में हमने देखा था कि अपना एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि जब भी हम लोग कोई वर्क करते हैं तो मैक्सिमम चीजों का, हमेशा नहीं, मैक्सिमम चीजों का जो इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे वो निगेटिव ही पड़ता है, ठीक है।
हमने देखा था कि बहुत तरीके से हम सभी अपने इन्वायरमेंट को कॉज कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमने कल की क्लास में कवर कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप सभी सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़िए, लेक्चर वाइज कंप्लीट करते हैं, जैसे आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। अभी हम लोगों ने पास्ट 2 क्लास में पढ़ा था मिलेनियम के बारे में, सस्टेनेबल के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक साथ में। टॉपिक अपना है ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझते हैं आखिर क्या इसका इम्पैक्ट, पता ही हमने कल की स्लाइड में इसको पढ़ लिया था। आज एक एक करके देखेंगे कि आखिर इस एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर इस एक्टिविटी का, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर यानी जो हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटी, क्योंकि देखिए हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं यानी मैन मेड द्वारा कोई एक्टिविटी हो रहा है, और हमने पढ़ा था जो भी कोई एक्टिविटी मैन मेड द्वारा होता है इसे हम सभी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो यहाँ पे समझना है कि आखिर जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं यानी कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो रहा है उसके थ्रू एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, तो इससे डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, ठीक है, या फिर आपके न्यूट्रिएंट्स हो गया, यानी ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो भी हम लोगों ने कर रहे हैं ना, इसका सीधे आप समझिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ रहा है अपना एग्रीकल्चर पे। क्या पड़ रहा है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ रहा है हम सभी जो एक्टिविटी कर रहा है किस पे पड़ रहा है? ऑन द इन्वायरमेंट पे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक वर्ड पर ध्यान रखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दैट इज द एयोट्रोफिकेशन। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैं आपको वो कर देता हूँ, एक सेकंड रखिएगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिएगा। हाँ, अगर हम आपसे बात करते हैं पहले इस वर्ड का, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एयोट्रिफिकेशन। ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, पहले समझते हैं, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही खास है। और आप जब इस वर्ड को समझ पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। पहले बात करते हैं आखिर ये एयोट्रिफिकेशन क्या होता है। देखिए एयोट्रोफिकेशन का मतलब हम बात करें, इसका मतलब होता है जब आप नाइट्रोजन और जब आप फॉस्फोरस, क्या, जब आप नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को ज्यादा यूज करते हैं, जब आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक्सेस अमाउंट में आप जब यूज करते हो ना, तो ये क्या करता है ना, ये लीड करता है फर्टिलाइजर्स में, जो लीड करता है आपका एल्गलाई बूम्स में, ठीक है। जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर पे एक अलग तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। जो भी कोई हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे, ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ता है आपका। एयोट्रिफिकेशन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है जब आप एक्सेस में यूज करते हैं नाइट्रोजन को और फॉस्फोरस को, ध्यान रखिएगा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल्स, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि एयोट्रिफिकेशन में किसका एक्सेस होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें दो चीजों का एक्सेस होता है, नाइट्रोजन का एक्सेस होता है और फॉस्फोरस का एक्सेस होता है फर्टिलाइजर्स में, जो लीड क्या करता है, जो लीड करता है एल्गलाई बूम्स तक में लीड करता था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए इस स्लाइड से, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग देखते हैं यहाँ पे कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम हाउसिंग की बात करें, जब हम बात करते हैं ना हाउसिंग का, घर का, तो जब भी घर बनता है या कुछ भी होता है घर की, अगर हम बात करें हाउसिंग की बात करें, तो हाउसिंग पे अगर हाउसिंग किया जा रहा है तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जीसी नेट की बात करें तो, ठीक है। यानी कि अगर हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की बात करें कहाँ पे, अगर हम बात करें हाउसिंग का, घर से जुड़ा बात करें, यानी अगर घर बन रहा है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे क्या क्या इन्वायरमेंट में होता है, ये समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, देखिए जब भी कोई हाउसिंग घर बनता है ना, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है सिटीजन्स पे, दोनों तरीके से, मेंटली भी पड़ता है और फिजिकली, दोनों तरीके से जो सिटीजन्स होते हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ता है जब भी हम बात करते हैं हाउसिंग का। तो ध्यान रखिएगा सर, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किस तरीके से हाउसिंग हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है। चलिए समझते हैं आप पे कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इससे आप समझिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, समझते हैं किस किस तरीके से। देखिए
तो अगर हम बात करें कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स की, कुछ अगर हम बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें, जैसे सोलवेंट्स हो गया, फिनिशर्स हो गया, या क्लींजर्स हो गया, तो ये सब जो होते हैं ना, ये क्या क्रिएट करते हैं, ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम को कॉज करते हैं, सिंड्रोम ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ गया कि सॉल्वेंट हो गया, फिनिशर्स हो गया, ये क्या कर रहे हैं, तो ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम को क्रिएट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वहीं बात करें प्लास्टिक का पोर्शन, देखिए जब भी कोई प्लास्टिक बनता, प्रोड्यूस होता है ना, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जनरेट होता है, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बना रखिएगा, जब भी आप किसी प्लास्टिक्स को डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं, यानी मानिए प्लास्टिक है, आप जब सोचते हैं कि उसको जला दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए, तो जलता नहीं है। क्यों जलता? क्योंकि उसके अंदर में पॉलीविनाइल क्लोराइड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और पॉलीविनाइल क्लोराइड को बर्न करना, डिस्पोज करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ध्यान रखिएगा। अगर प्लास्टिक के बाद कुछ भी एग्जामिनेशन में आएगा, तो प्लास्टिक बनाने से नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि प्लास्टिक प्रोड्यूस होगा तो उससे दो चीज होगा, पहला क्या बनेगा, तो ग्रीन हाउस गैसेस आएंगे, ग्रीन हाउस गैसेस में प्रॉब्लम, ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होगा जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो जाएगा। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस? जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। और जब आप प्लास्टिक्स को डिस्पोज करना चाहेंगे, यानी जब उसको आप बर्न करना चाहेंगे या समाप्त करना चाहेंगे, तो भी प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि जब आप डिस्पोज करते हो तो डिस्पोज वो होता नहीं। क्यों नहीं होता डिस्पोज? क्योंकि प्लास्टिक के अंदर में पाया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको डिस्पोज करना आसान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फिर वही बात करते हैं आपसे हम मेटल्स का, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप मेटल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जब भी आप मेटल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो मेटल्स को मैन्युफैक्चर करना भी प्रॉब्लम करता है। क्यों सर? क्योंकि मेटल्स के अंदर में पाया जाता है कार्सिनोजेनिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मेटल्स क्या करता है, जब भी मेटल्स को प्रोड्यूस करते हो ना, तो फिर उससे क्या होता है ना, उससे आपका कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर हो सकता है। तो जब मेटल्स बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उससे कैंसर हो सकता है। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है मेटल्स की बात को, ध्यान रखिएगा। मेटल्स का कुछ हुआ तो मेटल्स से क्या होगा, मेटल्स से कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्रोडक्शन प्लास्टिक से क्या, प्लास्टिक प्रोड्यूस होगा तो दो इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होंगे, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और डिस्पोज नहीं, क्यों नहीं डिस्पोज हो? क्योंकि उसके अंदर में पॉलीविनाइल क्लोराइड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वही बात करते हैं कुछ और, यहाँ पे आगे बढ़ के यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सीएफसी। देखिए अगर सीएफसी भी होगा ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होगा ना, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ध्यान रखिएगा। अगर हम आपसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी प्रॉब्लम है। क्या कार्बन है उससे? तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम होता है, तो ये भी प्रॉब्लम अपना है। बात समझ रहे हैं ना अपना पे? उसकी रिकवरी करना आसान नहीं है। अगर हम सीएफसी को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सेफ है, उसकी सेफ रिकवरी करना आसान नहीं है, ठीक है ना। और सीएफसी का रिलीज हो रहा है, अगर सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग हार्म हो सकता है। इज इट क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं एस्बेस्टस। एस्बेस्टस ये क्या होता है? ये हम लोग समझिए, ये बहुत ही ज्यादा आपका हार्मफुल होता है। अगर हम बात करें ऐसा कौन सा आपका ये केमिकल्स है जिसको अब बंद कर दिया गया यूज करना, तो आप बोलेंगे उसमें एस्बेस्टस। इसको अब रिकमेंड नहीं किया जाता। पहले जब घर बनते थे तो उस समय एस्बेस्टस का यूज किया जाता था, लेकिन अब इसको यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अब ये रिकमेंडेशन में नहीं है। क्यों नहीं रिकमेंडेशन में? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। किस तरीके से हार्मफुल क्रिएट करता है? तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि जब भी हम हाउसिंग की बात करते हैं, तो दोनों तरीके से, फिजिकली भी यानी फिजिकली भी और मेंटली दोनों तरीके से हार्मफुल क्रिएट कर रहा है। तो ध्यान रखिए, एस्बेस्टस जिसको हम लोग पहले बिल्डिंग में यूज करते थे बनाने में, वो अब नहीं यूज होता, रिकमेंडेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हार्मफुल इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे एनवायरमेंट में भी और हमारे हेल्थ पे भी, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करते हैं आपसे कुछ इंडोर एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन भी प्रॉब्लम करता है। क्यों प्रॉब्लम करता है? क्योंकि इसकी वजह से जो आपके इंडोर यानी कि जब घर के अंदर में बात करूं, तो उसके अंदर भी पॉल्यूशन है।
तो उससे क्या होता है, उससे क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है आपका। बात समझ रहे हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आपकी उससे जनरेट हो सकती हैं, जो बाद में बड़ी भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये भी अपना निकल के आता है अगर इंडोर एयर पोल्यूशन की बात। तो इज इट क्लियर? ये कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मटेरियल्स की बात करें, जैसे सॉल्वेंट, फिनिशर्स, ग्लिसर्स हो गया, तो इससे सिक बिल्डिंग सिंड्रोम हो सकता है। प्लास्टिक की बात करें, प्रॉब्लम करता है ग्रीन हाउस गैसेस को लेके, उसका डिस्पोजल करना आसान, ठीक है ना। और प्लास्टिक अपना फिर मैट्रेस में क्या है, मैट्रेस की बात करें तो मैट्रेस में क्या है, मैट्रेस में कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जो कैंसर कॉज कर सकता है। जो मैट्रेस में प्रॉब्लम क्या है, मैट्रेस से कैंसर हो सकता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। वहीं बात करते हैं आपसे सीएफसी को, तो सीएफसी क्या, सीएफसी की सेफ रिकवरी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। उससे ग्लोबल वार्मिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर वही बात करते हैं एस्बेस्टस का। एस्बेस्टस को अब यूज नहीं किया जाता, क्यों यूज किया जाता, क्योंकि ये अब रिकमेंडेशन में नहीं है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इंडोर पोल्यूशन क्या, इंडोर पोल्यूशन भी क्रिएट करता है क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? फाइन। चलिए अब बढ़ते हैं नए स्लाइड पे, हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ अपना टॉपिक क्या है, द फ्यूम्स, वेपर्स और गैसेस ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कुछ इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में, यानी कि जो घर के अंदर यूज होता है, आप कह सकते हैं, तो कुछ इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, उससे क्या इशू होता है, ये हम यहाँ पे समझते हैं कि कौन से ऐसे फ्यूम्स हैं, क्या होता है, क्या वेपर्स हैं जो इंडोर होके भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। समझते हैं इसको लेकर, ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड का। बहुत ज्यादा कर सकते हैं, अभी जो बिल्डिंग्स बनते हैं ना, उस बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ध्यान समझिएगा, इससे बहुत ज्यादा आपका प्रॉब्लम हो सकता है फॉर आपके हेल्थ को लेके, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, आप समझ सकते हैं। देखिए फॉर्मल्डिहाइड जो हम लोग यूज करते हैं बिल्डिंग में, ये आप समझिए, ये ऑलरेडी यूज होता है कहाँ कहाँ पे, आप तंबाकू की बात करें, हम स्मोक की बात करें, ठीक है, हम केरोसिन की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, तो वहां पे ये आपका यूज होता है, जो बिल्डिंग में बनाने समय भी इसको यूज किया जाता है। तो ये जैसे आप समझ सकते हैं, तंबाकू हो गया या स्मोक हो गया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसी तरीके से जब ये आपका यूज हो रहा है घर के अंदर बिल्डिंग बनाने में, तो अंदर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट उसी तरीके से कर रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या आता है, फिर आता है अपना बेंजीन, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अपना आता है बेंजीन। बेंजीन क्या है, बेंजीन एक सॉल्वेंट है जिसे आप पेट्रोल में, इंक में, ऑयल में, पेंट में, प्लास्टिक में, रबर में यूज करते हो, ठीक है ना। तो बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है जो इन जगह पाया जाता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, घर के अंदर होके भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, कर सकते हैं। किस तरीके अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो ये ओजोन के लिए अच्छा नहीं है। ओजोन में समझिए अपना वहां पे एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट वहां से हो सकता है। तो बस ये नाम याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंडोर पोल्यूशन होके, बेंजीन प्रॉब्लम क्रिएट करता है घर के अंदर होके भी। फिर क्या ना, एयर कंडीशनिंग। आप जब एसी की बात करते हो ना, तो मतलब एयर कंडीशनिंग की बात करें, तो उसके अंदर में भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, किसमें, एयर डक्ट में और फिल्टर्स में, ध्यान रखिएगा। फिर वही बात करते हैं एस्बेस्टस। हमने थोड़े पहले देखा एस्बेस्टस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एस्बेस्टस क्या कर सकता है, तो हमने देखा, देखिए एस्बेस्टस क्या करता है, हमने बताया ना आपको कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल क्रिएट कर रहा है, जो अब रिकमेंडेशन में नहीं है, ठीक है ना। तो ये लंग कैंसर का, आप समझ सकते हैं, लंग को कैंसर कर सकता है एस्बेस्टस। उसलिए अब इसको प्रयोग में नहीं लाया जाता, इसको यूज नहीं करते हम सभी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर आगे क्या अपना कॉकरोच ड्रॉपिंग ट्रिगर्स एल्गरिक अस्थमा, ये भी अपना प्रॉब्लम कुछ यहाँ पे अपना होता है। तो बस ये नाम याद रखिएगा, 5 चीजें, बस इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, बस ये नेम याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन याद रखिएगा, एयर कंडीशन ध्यान रखिएगा, ठीक है, एस्बेस्टस ध्यान रखिएगा। तो ये 4-5 नाम याद रखिए, जैसे अगर ये नेम आए ना, तो आप टिक कर दीजिएगा कि हाँ ये सब इंडोर एयर पोल्यूशन वाले हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर जा रहा है। इज इट क्लियर? फाइन सर, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना अगला स्लाइड क्या है, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक माइनिंग एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें माइनिंग को लेके, अगर माइनिंग क्या होता है, जब किसी चीज को डिग करके निकालते हो, ठीक है। माइनिंग क्या होता है, जब आप मिनरल्स को जब मिनरल्स क्या करते हो, आप निकालते हो आपको, ठीक है, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो कहाँ से, जब मिनरल्स को आप अर्थ से, मिनरल्स को या आप मेटल्स को जब आप अर्थ से निकालते हो, किस लिए,
उसको और बेहतर तरीके से यूज करने के लिए, बेहतर उसको प्रयोग में लाने के लिए, तो आप उसको बोलोगे माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? तो माइनिंग क्या है? सिंपल आप कहोगे अर्थ से, यानी जब पृथ्वी से जब आप किसको मेटल्स को और मिनरल्स को रिमूव करते हो, निकालते हो आप, ठीक है, बेटर लाइफ, अच्छे लाइफ के लिए, तो आप बोलोगे सर वो माइनिंग कहलाता है। अब ध्यान समझिए, कुछ यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए टैंटलम क्या होता है, टैंटलम क्या यूज होता है? ध्यान की टैंटलम की बात करें तो टैंटलम आपका सेल फोन हो गया, वहां पे इसको यूज करते हैं। उसको जब आपका सेल फोन बनते हैं ना, तो सेल फोन के अंदर में टैंटलम पाया जाता है, ठीक है ना। फिगर्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, ये सब आपके रिक्वायर्ड होते हैं बनाने समय, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर आगे यहाँ बात करते हैं आपसे कुछ यहाँ पे और, बस इन्हें ध्यान रखिएगा। टैंटलम जो यूज होता है सेलफोन्स में, पेगर्स में, लैपटॉप्स में, कॉपर्स में, टिन में, ये रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर आगे क्या अपना लिखा गया है, जो अपने कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जैसे माइनिंग की बात करें तो माइनिंग देखिए, माइनिंग डिपेंड करता है ना कि आपकी ओर क्वालिटी कैसी है, वहां पे क्या इस तरह का ओर प्रेजेंट है, क्या प्रोसीजर से आप चीजों को निकालोगे आप, ठीक है। आपका कंडीशन कैसा वहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कंडीशन, मतलब कि वाटर का कंडीशन कैसा आपका वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे, उस पे डिपेंड करता है आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, दो तरह चीज आप लिखिएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। एक अगर हम आपसे बात करें छोटे स्केल की माइनिंग की बात करें, तो ये भी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, और ये अपने दो तरह के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप, ध्यान रखिएगा। एक होता है लैंड ड्रैगिंग होता है, ठीक है, और एक होता है रिवर ड्रेजिंग, ध्यान रखिएगा। दो तरह की चीज होती हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या होता है, लैंड ड्रेजिंग क्या होता है, और रिवर ड्रेजिंग क्या, अपना ध्यान रखिएगा। देखिए जब लैंड ड्रेजिंग की बात करते हैं ना, तो लैंड ड्रेजिंग मतलब होता है जब आप लैंड यानी कि जमीन के अंदर, जब लैंड के अंदर में आप होल करते हो ना, तो आप इसे बोलोगे लैंड ड्रेजिंग करना। और रिवर ड्रेजिंग क्या होता है, जब भी आप यानी कि जब भी आपका कोई चीज मूव, मतलब कि मूव कर रहा है, किस साथ मूव कर रहा है, जब कोई आपका मूव कर रहा है रिवर के साथ में, जब कोई आपका मूव कर रहा है रिवर के साथ में अलोंग रिवर ऑन अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे या बोट पे, तो आप बोलोगे दैट इज कॉल्ड द रिवर रेजिंग। रिवर रेजिंग क्या होता है, जब भी कोई चीज आपका मूव कर रहा है रिवर के साथ में, ठीक है ना, कहाँ पे, किसी प्लेटफॉर्म या बोट पे, तो आप उससे बोलोगे कि दैट इज जो रिवर रेजिंग। इज इट क्लियर? फाइन, ये ध्यान रखिएगा। माइनिंग से क्या होता है, पहले समझते हैं आखिर माइनिंग से होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए जब हम माइनिंग करते हो ना, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये इसके थ्रू आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए अगर माइनिंग पूरा डिग कर दो, जैसे सपोज क्या कि वहाँ पे ट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे फॉरेस्ट था, बट आपने माइनिंग कर दिया, तो चीजें वहाँ पे तो रुकेंगे नहीं, वो तो सीधे फ्लो कर जाएगा, तो जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है भी आपके जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फाइन से। फिर अपना आप लिखा गया कि क्या क्या अपना इम्पैक्ट पड़ता है, फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड द मेजर एनवायरमेंटल डैमेज। कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल डैमेजेस जो जब हम माइनिंग करते हैं ना, तो माइनिंग करने की वजह से कुछ हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे कुछ डैमेजेस होते हैं। समझते हैं यहाँ पे कि आखिर कौन कौन से डैमेजेस हैं, मेजर इन्वायरमेंटल डैमेजेस कौन कौन से हैं जब हम माइनिंग करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पहला क्या है वही बताया मैंने आपको, डिवेगेटिंग एंड द डिफेसिंग ऑफ लैंडस्केप, लैंडस्केप खाली पड़ सकता है आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब्सिडेंस ऑफ लैंड, टेंटरिंग ऑफ बिल्डिंग, क्रैक्स इन हाउसेस, जब चीजें नहीं रहेंगी ना, तो जब भी मानिए कोई प्रॉब्लम आ गया, तो जो हाउसेस हैं, हाउसेस के में क्रैक भी आ सकता है अगर माइनिंग कर देते हो तो, ठीक है। देखिए माइनिंग नहीं रहेगा तो चीजें थोड़ा सा नीचे फुलफिल रहेंगी, भरी रहेंगी, ठीक है। लेकिन जब चीजों को डिग कर दो, जब चीजों को वहां पे सब साफ कर दो, हटा दोगे वहां से आप, तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, जैसे मानिए अर्थक्वेक हुआ, तो उस समय जो आपका हाउसेस है ना, उसमें क्रैक भी बन सकता है, उसमें क्रैक भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखा गया ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सल्फर होता है ना, इसमें आप क्या होता है, इसमें सल्फर आपका मेन एलिमेंट होता है जो कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्रिक एसिड, ध्यान रखिएगा, ये आप लोग इंपॉर्टेंट है। और जो बाद में क्या ना, जो बाद में आप लोग का वाटर एसिडिक तरह काम करता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो क्या है, जब भी हम लोग ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की बात करें, तो इसमें सल्फर आपका, ठीक है, जो मेन एलिमेंट आपका होता है, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये सल्फ्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका वाटर एसिडिक तरह काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं जो ग्राउंड वाटर की जो पानी होता है ना, जो ग्राउंड वाटर होता है उसके साथ मिलके हेल्थ यानी कि हम सभी के हेल्थ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ध्यान रखिएगा।
फिर वहीं बात करते हैं सरफेस वाटर पोल्यूशन को लेकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका एसिडिक वाटर होता है, एसिडिक वाटर क्या होता है, जब भी कोई वाटर जिसमें एसिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उसे हम सभी कहते हैं एसिडिक वाटर। अभी हम लोग समझेंगे डिटेल में कि आखिर एसिडिक वाटर क्या होता है, ठीक है। तो एसिडिक वाटर क्या होता है ना, जब एसिडिक वाटर रिलीज होगा तो वो कहाँ जाए, मानिए कि अगर वो ओशियन में जाएगा या अगर रिवर्स में जाता है तो उससे क्या होगा, उससे जो वहाँ पे जो चीज है, वहाँ पे जो मान लीजिए आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए फिश हो गया, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप समझ ही रहे हैं, देखिए अभी पूरे फूड चेन होता है तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, किसी भी फूड चेन या किसी भी फूड वेब की बात करें तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये मेजर प्रॉब्लम बन सकता है एक्वेटिक लाइफ की हम बात करते हैं। फिर बात करते हैं एयर पोल्यूशन, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है और हम डिस्कस करेंगे भी चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड को लेकर, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपके कुछ माइंस होते हैं, ध्यान रखिएगा, हमने देखा है पहले भी, जैसे अब एस्बेस्टस हो गया, ये एस्बेस्टस क्या करता है, लंग कैंसर करता है, तो ब्लैक हंक डिसीज हो गया, तो ये सब चीजें ना ये भी आपके एनवायरमेंट पे क्रिएट करती है। तो सिंपल सा क्या है, बस नाम याद रखिएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के अंदर में आते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हम सभी के हेल्थ पे। तो बस इतना ही रखना था आज की क्लास को। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा नीचे मुझे जरूर बता दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूजीसी एमटीनेट की सारी अपडेट्स पाने के लिए एंड फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द यूजीसी एमटीनेट पेपर 1 आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे सारी चीजें आपके पास सिस्टमेटिक तरीके से पहुंच पाए। मिलते हैं आप अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वे बेस्ट फॉर फ्यूचर।